हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे C4 चैनल में। आज कंटिन्यू करते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कर रहे थे हमने, उसके लिए वेग समाकलित समीकरण निकाल लिया था। आज जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए अर्धायुकाल ज्ञात करते हैं और उसके पश्चात कोलिजन थ्योरी अर्थात टक्कर सिद्धांत को करते हैं। तो पहले देखते हैं अर्धायुकाल। अर्ध आयुकाल यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसके लिए अर्ध आयुकाल क्या होता है उसको ज्ञात करते हैं। अर्ध आयुकाल हमने जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए वेग समाकलित समीकरण ज्ञात की थी हमने कि T इक्वल 2.303 अपॉन K1 log A बट्टा A माइनस एक्स। ये हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समाकलित समीकरण ज्ञात कर ली थी। तो अब हमें अर्ध आयुकाल निकालना है। अर्ध आयुकाल का अभिप्राय क्या होता है कि जो अभिक्रिया हो रही है उसके अभिकारकों को आधा समाप्त होने में यानी A/2 होने में कितना समय लगता है वो उसका क्या कहलाता है, अर्ध आयुकाल कहलाता है। मतलब उसकी कह सकते हैं अभिकारकों की सांद्रता आधी हो जाए तब जो समय होता है उसको हम अर्ध आयुकाल कहते हैं। तो टी भी कितना होगा, आधा यानी टी हाफ, यानी हम कह सकते हैं कि टी इक्वल टू लिखना है अपने को टी हाफ, और जो सांद्रता है वो भी कितनी हो जाए, आधी हो जाए। इसका मतलब A/2 मतलब लिखा जा सकता है x की जगह लिखाना है A/2। मतलब ये चीज इसके अंदर अपने को पुट करनी है जिससे अपने को क्या आ जाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल आ जाएगा। इसके लिए हमने पुट किया तो हम लिख सकते हैं टी की हाफ इक्वल 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस A/2। अब इसको पूरे को ये इधर वाला जो पोर्शन है इसको हम हल करते हैं तो अपने पास आता है 2.303 K1 log 2 और log 2 है उसका मान होता है 0.3010। log 2 का मान कितना होता है, 0.3010। अब इस मान को यहाँ पे क्या करना है, रखना है। तो अपने पास आ जाएगा टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 इंटू 0.3010 टी हाफ। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो अपने पास कितना आएगा, 0.693 अपॉन K1। ये जो इक्वेशन आई अपने पास इसको बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल अर्धायुकाल जो अर्धायुकाल है इसके बेस के ऊपर क्या थे जो तो अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमने क्या ज्ञात कर लिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। अगला टॉपिक है अपना कोलिजन थ्योरी, टक्कर सिद्धांत। टक्कर सिद्धांत या इसको बोल सकते हैं संगत सिद्धांत। संगत सिद्धांत, संगत सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत। अब टक्कर सिद्धांत या संगत सिद्धांत है वो क्या है कि अभिकारकों से जो उत्पाद बनता है उसके बारे में दिया गया कि किस प्रकार से अभिकारक है वो क्रिया करते हैं और क्या बनता है, अपने पास उत्पाद प्राप्त होता है। तो जो टक्कर सिद्धांत है इसका आधार ये है कि जो अभिकारक है वो आपस में टक्कर करते हैं और टक्कर के उपरांत हमें क्या प्राप्त होता है, उत्पाद प्राप्त होता है। अर्थात देख सकते हैं इस प्रकार से कि अभिकारक है, अभिकारक, और अभिकारक से क्या प्राप्त होता है, अपने को उत्पाद प्राप्त होता है। ये अभिकारक के जो अणु होंगे ये आपस में क्या करेंगे,
टक्कर करेंगे, टक्कर करने के पश्चात अपने को क्या प्राप्त होगा, उत्पाद प्राप्त होगा। तो इसी बेस के आधार पर 1916 में और 1968 के बीच में दो वैज्ञानिक आए, एक तो मैक्स ट्राउट्स और दूसरे थे विलियम, ये था लेविस ट्राउस और ये था विलियम मैक्स। ये दो वैज्ञानिक थे, लेविस ट्राउस और विलियम मैक्स। इन दोनों ने इसी बेस के आधार पर, यानी कहा कि अभिकारक आपस में टक्कर करते हैं और उससे क्या प्राप्त होता है, अपने को उत्पाद प्राप्त होता है। इसी बेस के आधार पर 1916-1918 के बीच में लेविस ट्राउस और विलियम मैक्स, इन दोनों ने गैसों के गति सिद्धांत के आधार पर, गैसों के गतिज सिद्धांत के आधार पर अपना नियम दिया या सिद्धांत दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, टक्कर सिद्धांत बोलते हैं। अब इनके द्वारा क्या बोला गया, इन्होंने कहा कि अभिकारक होते हैं, इन्होंने कहा कि जो अभिकारक होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस गोले होते हैं। अभिकारकों को क्या माना इन्होंने कि ठोस गोले होते हैं, और ये ठोस गोले आपस में टकराते हैं और जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, उत्पाद प्राप्त होता है। यानी अभिकारकों को इन्होंने मान लिया कि ठोस गोले होते हैं। अभिकारक है वो क्या है, ठोस गोले हैं। ये है रेक्टेंट यानी अभिकारक, रेक्टेंट, ये ठोस गोले हैं। ये आपस में टकराएंगे और टकराने के उपरांत अपने को क्या प्राप्त होता है, उत्पाद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, अपने को उत्पाद प्राप्त होगा। जितनी ज्यादा टक्कर होगी उतना ही ज्यादा क्या प्राप्त होगा, उत्पाद प्राप्त होगा। फिर एक आई संगत आवर्ती जेड, संगत आवर्ती, संगत आवर्ती जेड, यानी जो अभिक्रिया मिश्रण है, अभिक्रिया मिश्रण है, अभिक्रिया मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को संगत आवर्ती कहते हैं। अभिक्रिया जो मिश्रण है उसमें प्रति इकाई आयतन में जो टक्कर होती है प्रति सेकंड में, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, संगत आवर्ती बोलते हैं। जैसे ये कोई अपने पास क्या कह सकते हैं, पात्र है। इस पात्र के अंदर जो अभिकारक है, इन्होंने इकाई आयतन की बात करें, मतलब यहाँ पे क्या है, अभिकारक है। इनका अभिक्रिया मिश्रण में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या, यानी प्रति सेकंड इकाई आयतन में जो टक्करों की संख्या होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, संगत आवर्ती कहेंगे। क्या बोलेंगे, संगत आवर्ती। और संगत आवर्ती है, इसका मान क्या होता है, उच्च होता है। संगत आवर्ती इसका मान क्या होता है, उच्च होता है। अब यदि गैसीय तंत्र ले, गैसीय तंत्र है तो उसमें जो संगत आवर्ती वो कह सकते हैं 10⁻25 से 10⁻28 के बीच होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंतर्गत जो अभिक्रिया होगी वो अत्यंत कम समय में क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। अत्यंत कम समय में, अत्यंत कम समय लगेगा, यानी अल्प समय में क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। अत्यंत समय यानी अत्यंत कम समय लगेगा, जिससे अभिक्रिया मतलब इसके क्या है, 10⁻25 से 10⁻28 के बीच है। तो इसका मतलब क्या है, अभिक्रिया क्या हो जाएगी, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं होता है कि जो अभिकारक के अणु है, जो अभिकारक के अणु है उनमें जो टक्कर होती है वो सारी की सारी प्रभावी टक्कर हो, ये जरूरी नहीं होता। अब प्रभावी टक्कर और अप्रभावी टक्कर का मतलब क्या है, पहले देखते हैं हम। अप्रभावी, अप्रभावी टक्कर और दूसरी कह सकते हैं प्रभावी टक्कर। अप्रभावी टक्कर मतलब ये अभिकारक के अणु है, ये अभिकारक के अणु एकदम सही दिशा में हो, इनमें उचित मात्रा में क्या कह सकते हैं, ऊर्जा हो, और उसके बाद यदि टकराएं
और टकराने से इनसे क्या प्राप्त हो जाए, प्रोडक्ट प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए, प्रोडक्ट प्राप्त हो जाए, तो उन्हें तो हम बोलेंगे प्रभावी टक्कर। और इन अभिकार गणों के टकराने के उपरांत उत्पाद प्राप्त नहीं होता है, यानी प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होता है, उसको बोलते हैं अप्रभावी टक्कर। यानी सीधा सीधा अर्थ निकल गया, जिन टक्करों से उत्पाद प्राप्त होता है वो प्रभावी टक्कर, और जिन टक्करों से उत्पाद प्राप्त नहीं होता है उनको हम क्या बोलते हैं, अप्रभावी टक्कर बोलते हैं। अब जो अभिकारकों है यानी रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें अभिकारकों से जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है उसमें दो अवरोध उत्पन्न होते हैं, यानी अभिकारकों से उत्पाद प्राप्त हो, इसके लिए दो अवरोधों को क्या करना पड़ता है, पार करना पड़ता है। तो दो अवरोध कौन कौन से हैं, दो अवरोध आते हैं अपने पास। एक तो आता है ऊर्जा अवरोध, एक तो कौन सा होता है, ऊर्जा अवरोध। फर्स्ट है ऊर्जा अवरोध, दूसरा आता है अभिविन्यास, अभिविन्यास अवरोध। एक तो ऊर्जा अवरोध और दूसरा अभिविन्यास अवरोध। अब ऊर्जा अवरोध क्या होता है, ऊर्जा अवरोध, ऊर्जा अवरोध का अभिप्राय यह है कि जो अभिकारक के अणु है, यानी जो अभिकारक के अणु है, इनको आपस में टकराने के लिए, अभिकारक के अणु है, इनको आपस में टकराने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा, एक न्यूनतम ऊर्जा आवश्यक होती है। अभिकारकों को आपस में टकराने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा आवश्यक होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दहलीज ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दहलीज ऊर्जा बोलते हैं। और यहाँ क्या कह सकते हैं, संकरण ऊर्जा से भी नाम लिया जा सकता है कि संकरण ऊर्जा कहते हैं। यानी एक न्यूनतम ऊर्जा होती है जो यदि अभिकारकों के पास होगी तभी ये अभिकारक के अणु आपस में टकराएंगे, अन्यथा ये टकराएंगे नहीं। और यानी कह सकते हैं जो अभिकारक के अणु है उनमें दहलीज ऊर्जा के बराबर, दहलीज ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक जिन अणुओं की ऊर्जा या अणु आयन परमाणु की ऊर्जा होगी वही आपस में क्या करेंगे, टक्कर करेंगे, कह सकते हैं प्रभावी टक्कर करेंगे। और जिससे क्या प्राप्त होगा, अपने को उत्पाद प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, प्रोडक्ट प्राप्त होगा। मतलब अब दहलीज ऊर्जा, उसकी परिभाषा क्या होगी कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारकों को आपस में टकराने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, उसी को हम दहलीज ऊर्जा बोलते हैं। ये दहलीज ऊर्जा जिन अणुओं के पास में होगी वही आपस में क्या करेंगे, टक्कर करेंगे, और टक्कर करने के बाद क्या कह सकते हैं, उत्पाद प्राप्त होगा। तो ये होता है दहलीज ऊर्जा। दूसरा आता है अभिविन्यास। सेकंड क्या है, अभिविन्यास। अब अभिविन्यास का मतलब क्या है, अभिविन्यास है उसका अभिप्राय ये है कि जो अभिकारक के अणु जिनकी ऊर्जा दहलीज ऊर्जा के बराबर है या उससे अधिक है, वो आपस में टकराने के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन उनकी दिशा भी क्या होनी चाहिए, एकदम सीध में कह सकते हैं, या आमने सामने की जो टक्कर होती है वही क्या होती है, प्रभावी टक्कर होती है। यानी उससे क्या बन सकता है, उत्पाद प्राप्त हो सकता है। अर्थात क्या कह सकते हैं, मान लो ये अभिकारक के अणु है, ये अभिकारक, ये दोनों यदि एक ही दिशा के अंदर आएंगे और इनकी ऊर्जा दहलीज ऊर्जा के बराबर, तब तो अपने को प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा, उत्पाद प्राप्त होगा। लेकिन इनकी ऊर्जा तो दहलीज ऊर्जा के बराबर है, लेकिन ये अणु आपस में टकरा रहे, किस प्रकार से कह सकते हैं, ये वाला अणु इस साइड जा रहा है और ये वाला अणु कह सकते हैं इस साइड जा रहा है, तो इस प्रकार से ये टक्कर करेंगे, तो उससे उत्पाद प्राप्त नहीं होगा। यानी उत्पाद यानी सही एक ही दिशा में आएंगे, टकराएंगे, तब अपने को उत्पाद प्राप्त होगा, और एक दिशा के नहीं आएंगे तो उत्पाद प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अभिविन्यास क्या होना चाहिए, उचित होना चाहिए, यानी सही दिशा में, एक दिशा में आनी चाहिए, जिससे अभिकारक अणु टकरा सके और अपने को क्या प्राप्त हो सके, उत्पाद प्राप्त हो सके। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे NO2 प्लस NO2, इससे हम क्या बना दे, N2O4 बना दे। NO2 प्लस NO2 और N2O4 बना दे। अब इनका विन्यास सही होगा और ऊर्जा इनकी संकरणीय ऊर्जा की या कह सकते हैं दहलीज ऊर्जा के बराबर होगी, तब अपने को N2O4 यानी
जो प्रोडक्ट है वो प्राप्त होगा। जैसे एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये NO2 N और O, इसको इस ग्राफ से इस प्रकार से दर्शाया और ये इस प्रकार से दर्शाया N और O। अब बॉन्ड NN के बीच में, अब ये दोनों एक सीध में आ रहे हैं, मतलब एक दिशा में आ रहे हैं, तब तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। मतलब क्या प्राप्त हो गया, प्रोडक्ट प्राप्त हो गया N O और O, और इधर भी क्या कह सकते हैं N और O। तब तो अपने को ये प्रोडक्ट प्राप्त हो गए। ये एक दिशा में आ रहे थे, मतलब एक साइड से आ रहे थे, मतलब सीधा आमने सामने से टक्कर हो रही थी। तो क्या हो रही थी, प्रभावी टक्कर हो रही थी, प्रभावी टक्कर हो रही थी। और इनकी क्या थी, ऊर्जा थी, वो दहलीज ऊर्जा की क्या थी, बराबर थी, या कह सकते हैं अधिक थी। तब अपने को क्या प्राप्त हो गया, प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। अब ये यदि एक दिशा में यानी आमने सामने की टक्कर न करे, और ओ और ये वाला क्या कह सकते हैं, मतलब इस प्रकार की यदि इनमें टक्कर होगी, मतलब ये एक दिशा में नहीं, आमने सामने टक्कर, प्रभावी टक्कर नहीं हो रही है, तो इनसे क्या होगा, उत्पाद प्राप्त नहीं होगा, प्रोडक्ट प्राप्त अपने को नहीं होगा। तो ये बात है टक्कर सिद्धांत की। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। जैसे अपने पास सी एच 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 सी एल ओ एच माइनस, इससे देखना। अब ये सी एच सी एल थ्री, सी एच सी एल थ्री हो गया, यानी सी एच थ्री सी एल हो गया, ये ओ एच माइनस है। अब ये वाला क्या कह सकते हैं, यानी ये हम क्या, ये वाली जो प्रोसेस है ये किस में पढ़ेंगे, जो SN1 SN2 अभिक्रियाएं हैं, मतलब जो अपना 10वां चैप्टर है उसके अंतर्गत ये प्रोसेस आती है। तो इसके अंदर जो OH है ये क्या है, नेगेटिव, और Cl भी क्या है, नेगेटिव। अब ये दोनों क्या आ रहे हैं, एक दिशा में आ रहे हैं। मान लो ये इस दिशा से अटैक करे, क्लोरीन यानी ये OH इस पर, कार्बन पर इस दिशा से क्या करे, अटैक करे, तो ये भी नेगेटिव है और क्लोरीन भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। और नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो ये पास में आ नहीं सकते, यानी ये इस पे जुड़ नहीं सकता, तो क्या होंगे, दूर दूर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, उत्पाद प्राप्त नहीं होगा, उत्पाद क्या है, प्राप्त नहीं होगा। लेकिन ये OH इसके बैक साइड पे क्या करे, अटैक करे, यानी बैक साइड से क्या करे, अटैक करे, तो क्या हो सकता है, इस साइड कोई प्रतिकर्षण वाला समूह नहीं है, तो ये क्या हो सकता है, इस साइड से अटैक करेगा, मतलब बैक बॉन्डिंग करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग, पश्च आबंध जिसको बोलते हैं, पश्च आबंध, पश्च आबंध यानी बैक बॉन्डिंग जिसको हम बोलते हैं, उससे ये क्या हो जाएगा, यानी ये यहाँ जुड़ जाएगा और क्लोरीन आगे से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये पीछे जुड़ जाएगा और क्लोरीन आगे से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब बैक बॉन्डिंग की प्रोसेस से। सी एच ओ एच एच और एच, ये अपने को क्या प्राप्त हो गया, उत्पाद प्राप्त हो गया। तो ये भी क्या आएगा, अभिविन्यास सही दिशा में होगा तो प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा, अन्यथा अपने को प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होगा। तो ये दूसरा एग्जांपल। आगे देखते हैं। जो टक्कर सिद्धांत है इसमें जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का जो वेग वो होता है dx/dt इक्वल F × Z।
एफ इंटू जेड के क्या कह सकते हैं, ये अभिक्रिया का वेग एफ इंटू जेड की क्या होता है, अभिक्रिया वेग समानुपाती होता है। तो अब इसका एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब है जो प्रभावी टक्कर यानी जो अभिकारकों के अणु थे उसमें जो प्रभावी संगठनों का अंश, प्रभावी संगठनों का अंश एफ है, और जेड क्या है, संगठ आवर्ती यानी प्रति सेकंड प्रति इकाई आयतन में होने वाली टक्करों की संख्या, प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या है, टक्करों की संख्या। तो ये इस प्रकार से संगठ सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत क्या होता है अपना कंप्लीट होता है। आशा है कि जो टॉपिक है टक्कर सिद्धांत समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और इसी आशा के साथ जय हिंद जय भारत।